हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अरहेनियस इक्वेशन। चलो करते हैं स्टार्ट। अरहेनियस इक्वेशन क्या है सुनो। अरहेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेग स्थिरांक और तापमान के बीच एक संबंध दिया। उस संबंध को ही हम अरहेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, चलो मैं लिख देता हूं। के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं अरहेनियस इक्वेशन या अरहेनियस समीकरण। ठीक है, अब इसमें ये जो के है, ये जो के है इसको हम वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहते हैं। वेग या दर स्थिरांक, ठीक है ना, वेग या दर स्थिरांक। अच्छा, ये जो ए है इसको कहा जाता है अरहेनियस कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? अरहेनियस कांस्टेंट। अरहेनियस कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये जो ई है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ई ए है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये जूल पर मोल में होती है। जूल पर मोल में, ठीक। अच्छा, जो आर है इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। यहाँ पे इस आर की वैल्यू आपको लेनी है 8.314। क्या लेनी है? 8.314, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जो टी है ये टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये केल्विन में होता है। किस में होता है? केल्विन में। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो कर लिया, आगे बढ़े। तो k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्हेनियस इक्वेशन यानी कि आर्हेनियस समीकरण। ये समीकरण हमको वेग स्थिरांक के और तापमान T के बीच संबंध देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं ना। जैसे हमारा जो समीकरण है वो क्या है? के
इक्वल टू ए के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, मान लो इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, समीकरण 1 दे दूं, है ना। अच्छा, अब यदि इसमें हम दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ क्या ले लें, लॉग ले लें, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ, समीकरण 1 में दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर समीकरण 1 में दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो तो ये हो जाएगा ln के और इधर हो जाएगा ln ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ln के इक्वल टू ln ए प्लस ln ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अच्छा, ln के इक्वल टू ln ए, अच्छा ये जो पावर है ना बेटा ये आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी और ये हो जाएगा ln ई। ठीक है, अच्छा, चूंकि देखो ln के इक्वल टू ln ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना। यहां से हमने इसको गायब कर दिया, कैसे गायब कर दिया, क्योंकि ln ई इक्वल टू 1 होता है ना, तो हमने यहाँ से ln ई को गायब कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, है ना। देखो आपने पढ़ा होगा, इस तरह से पढ़ा होगा, log a इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, log a प्लस log b, ऐसा पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, काय में है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है ना। तो ln मतलब वही log जैसा ही होता है ना, इसको नेचुरल log बोलते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पे log a इंटू बी, तो ये भी देखो a इंटू ई है, तो log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b लिखते हैं। तो मैंने इसी चीज को इस तरह से लिख दिया, ln a प्लस ln e और इसकी पावर ये। फिर अपन ऐसा पढ़ते हैं, log a की पावर b, तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, ये पावर आगे आ जाता है, ठीक है, इस तरफ। तो ये अपन ऐसे लिखते हैं b log a। ठीक, तो मैंने यहाँ पे यही करा है, ये जो पावर है इसको मैं आगे लिया है, तो ये माइनस के साथ आगे आएगी, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये पावर आगे आ गई यहाँ पे, और ये ln e। ठीक है, अब चूंकि ln e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से ln e गायब हो गया, तो बचा क्या, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अपन इसका एक ग्राफ देखते हैं। चलो कर लिया क्या, आगे बढ़ जाए। ये जो ln है ना बेटा, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इस ln को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको एक ग्राफ समझना है। ठीक है, ग्राफ समझने से पहले कुछ बातें समझो आप। देखो जैसे हमने अभी इक्वेशन क्या लिखी, ln के इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, है ना, मैं इसी को लिख रहा हूँ।
एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ऐसा लिखा। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ, तो हम इसको या करके ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एल एन के, इसको आगे लिख लो तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, और इसको पीछे लिख लो तो ये प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस एल एन ए, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एल एन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर और ब्रैकेट में 1/t और प्लस एल एन ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ, तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, किससे कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे y क्या है, y अक्ष, तो मान लो ये y अक्ष हो गया, और x क्या है, x अक्ष, तो ये x अक्ष हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये जो c है ना, ये इंटरसेप्ट बताता है, c क्या बताता है, इंटरसेप्ट, और ये जो m है ये स्लोप बताता है, m क्या बताता है, स्लोप। ठीक है, जो m है वो स्लोप बताता है, y अक्ष है, x अक्ष है, और c क्या बताता है, इंटरसेप्ट। तो आप देखो एल एन के का कंपेयर मैं किससे कर सकता हूँ, y से, तो y अक्ष पे मैं लिख लेता हूँ एल एन के। ठीक है, अच्छा, और x अक्ष का कंपेयर मैं किससे कर सकता हूँ, इससे 1/t से, तो x अक्ष पे मैं लिख लेता हूँ 1/t। वन बाई टी। ठीक है, अच्छा, तो y अक्ष पे हो गया एल एन के और x अक्ष पे हो गया 1/t, तो ये जो m है इसका कंपेयर मैं इससे कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो मेरा जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, है ना, देखो ढाल कैसे बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे यूं करके, और ये थीटा। ठीक है, ये जो थीटा होता है ना, यही स्लोप बताता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल टू स्लोप, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप, और स्लोप कौन बताएगा, ई ए अपॉन आर, तो माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, ये थीटा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया ना, इसको रहने दो ऐसा, तो टेन थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू माइनस ये अपॉन आर, और ये जो एल एन के है ये बताएगा, सॉरी एल एन ए, ये बताएगा आपका इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब हम एल एन के और 1/t के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से ग्राफ आता है ना, जिसका स्लोप नेगेटिव आएगा, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे एक एग्जांपल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर्हेनियस समीकरण में एल एन के वर्सेस 1/t का जो ढाल है वो -5 × 10³ के है, ई ए का मान बताए, है ना, इसी से रिलेटेड है ये जो ग्राफ खींचा ना हमने एल एन के और 1/t के बीच में, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। तो ये जो ग्राफ होता है एल एन के वर्सेस 1/t के बीच, उसका जो ढाल होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस ई ए अपॉन आर, ये लिखा। अब स्लोप कितना दिया है, ढाल कितना दिया है, स्लोप को हिंदी में ढाल बोलते हैं ना, ढाल कितना दिया है, -5 × 10³ -5 × 10³ ठीक है, इक्वल टू
ई ए वो हमसे पूछ रहा है, आर का मान कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब मेरे को ई ए निकालना है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई ए इक्वल टू माइनस 8.314 है ना, और जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 5 इंटू 10। अच्छा ये माइनस में ना, -5, अरे यार पहले इसी को लिखते हैं, पहले इसी को लिखते हैं, -5 इंटू 10⁻3, ये के साथ है ना ये, इंटू, अब इसको ले लो 8.314 जूल, या इसको नीचे ले लो ऐसा, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो इस के से इस ये के कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये वाले माइनस से ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ई ए इक्वल टू क्या बचेगा, 5 इंटू 10⁻3 इंटू 8.314 और ये जूल पर मोल। ठीक है, चलो 5 का गुणा करो, तो देखो इधर से कर लेते हैं, 5 चुक 20 की 0, हाथ का आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 या 15 की 5, हाथ का आया 1, 5 40 और 1 41 है ना, और पॉइंट के बाद कितने अंक है 3, तो 1 2 3 ये यहाँ पे आ जाएगा 41.570 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा जूल पर मोल। ठीक है, यदि मैं इसमें 1000 से भाग लगा दूं, इसमें 1000 से भाग लगा दूं, तो नीचे के 1000 से ये कट जाएगा और ये बन जाएगा किलो, तो ये हो जाएगा 41.570 किलो जूल पर मोल। अरे किलो बनाने के लिए 1000 से भाग देते ना, तो इसमें जब 1000 से भाग दूंगा तो ये 10⁻³ खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 41.570 किलो जूल पर मोल। नोट करो, चलो आगे बढ़ जाएं। अगला है log 10 के फॉर्म में आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। इससे पहले हमने जो देखा वो नेचुरल लॉग के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था, नेचुरल लॉग। ये देखो ये जो है ना, ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है ना, ये एलएन को नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, जिसके बेस में ई होता है। अब हम इसको लॉग और बेस में 10 के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, पहले तो आर्हेनियस इक्वेशन लिख लो, लिखो। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या था, ln k इक्वल टू ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था। ये देखो ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, यहां से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, आपको पता है ln इक्वल टू होता है 2.303 log, और ये बेस में 10 होता है। ठीक है, ln इक्वल टू क्या होता है 2.303 log बेस में 10, और इसको ln को नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू ये जो है, ये यदि मैं यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2.303 log k
इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे रख दो इस ln की जगह, तो 2.303 log a, और ये हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, अब ये जो लिखा ना बेटा, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमने लिख रखा ना इक्वेशन, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक, ये तो ये हो गया log के फॉर्म में, log 10 के फॉर्म, log बेस में 10 के फॉर्म में। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे फिर एक log है ना, सॉरी, फिर एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ कैसे बनाया है ये समझ लेते हैं, है ना। अभी हमने इक्वेशन क्या लिखी, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का है तो इसको आगे कर दूं, ये प्लस का है तो इसको पीछे कर दूं, कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। तो log k इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT, और ये हो जाएगा प्लस log a। ठीक है, अच्छा, अब इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log k इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R और 1/t, और ये प्लस log a, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ, तो हम इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, इससे कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें ये जो y है ये y अक्ष है, ये जो x है ये x अक्ष है, जो c है ये इंटरसेप्ट होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, और ये जो m है ये स्लोप बताता है, क्या बताता है, स्लोप, यानी कि ढाल। ठीक है, तो अब आप देखो, हम log k का कंपेयर y से करेंगे, तो y अक्ष पे log k ले लो, log k ले लिया। ठीक है, अच्छा, x का कंपेयर हम इससे करेंगे 1/t से, तो x अक्ष पे क्या ले लो, 1/t, तो x अक्ष पे हमने 1/t ले लिया, 1/t ले लिया। तो ये जो चीज है EA अपॉन 2.303 R, ये हमको स्लोप बताएगा, क्या बताएगा, स्लोप, यानी कि ढाल। इस तरह के ग्राफ में क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं स्लोप, ऐसे लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे ये जो थीटा आएगा ये हमको स्लोप देता है, ढाल देता है। ठीक है, तो ये tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू, क्या लिखा है, माइनस EA अपॉन 2.303 R, तो माइनस EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप आएगा, tan थीटा के बराबर होगा, और इधर से ये माइनस EA अपॉन 2.303 R के बराबर होगा। और ये जो चीज़ है log a, ये हमको इंटरसेप्ट बताएगा, क्या बताएगा, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो याद रखना log k
और 1/t के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो भी ग्राफ इस तरह का बनता है, और इसका जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होगा, थीटा ये वाला है, ठीक है, और जो स्लोप होता है वो -EA/2.303 r के बराबर होता है, ठीक है ना, नोट करो। चलो आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमको ग्राफ दिया है log k और 1/t के बीच, और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। नीचे इसने लिखा हुआ है EA का मान बताए, मतलब ये हमसे EA का मान पूछ रहा है, और साथ में ब्रैकेट में tan 120 डिग्री की वैल्यू भी दे रखी है -3, ठीक। चलो बात को समझो, देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम जो थीटा लेते हैं वो ये वाला होता है, हम जो थीटा लेते हैं वो ये वाला होता है। अब आप सोचो ये पूरा 180 होता है, कितना होता है 180, ठीक है। अब 180 में से ये 60 डिग्री हो गया, तो फिर इधर कितना बचा, ये बचा 120 डिग्री, ठीक है ना। मतलब उसने आपको ये जो थीटा दिया है ना, ये 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक, ये ठीक। अच्छा, तो हमारा स्लोप क्या होता है, हम लिखते हैं स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू log k और 1/t के बीच है ना, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 r, ऐसा लिखते हैं। देखो जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर है, और ये किसके बराबर है, -EA अपॉन 2.303 r के बराबर, यही चीज है, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा क्या है 120, तो यहाँ पे tan 120 इक्वल टू -EA अपॉन 2.303, और आर की वैल्यू क्या लिखते हैं 8.314, 8.314, ठीक है। अच्छा, अब tan 120 की वैल्यू उसने आपको दे रखी है -√3, तो यहाँ पे हम tan 120 की जगह -√3 लिखेंगे इक्वल टू -EA अपॉन 2.303। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ये 8.314 और 2.303 का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 19.147 ऐसा कुछ आता है, याद रखना। इसका पूरे का मल्टीप्लाई करोगे ना 2.303 इंटू 8.314, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आता है 19.147, क्या आता है 19.147। अच्छा, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा EA इक्वल टू 19.√3 इंटू 19.147। अब √3 की वैल्यू क्या होती है बोलो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, इस तरह से इंटू 19.147, ठीक है। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 33 पॉइंट कुछ आएगा, 33.129, ठीक है, इस तरह से। और चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये जूल पर मोल में होती है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट,
एक अभिक्रिया के लिए A बराबर 100 है तथा EA बराबर 19147 जूल पर मोल है। 727 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट बताए। मतलब ये अपने से K की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा देखो, अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी लॉग वाली, ये वाली इक्वेशन, ये log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, इस वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, तो log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक, अच्छा log k, तो रेट कांस्टेंट को ये रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो log k क्या है, रेट, ये k क्या है, रेट कांस्टेंट, मतलब वो हमसे रेट कांस्टेंट k पूछ रहा है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। log a की वैल्यू ये दे रखी है 100, है ना, तो log और a की जगह आ जाएगा 100 माइनस ई ए कितना दे रखा है 19147, 19147 और ये 2.303 इंटू आर की वैल्यू हम क्या रखते हैं 8.314 इंटू टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा। देखो केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस में कितना है 727 प्लस 273 कर लो तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। कितना हो जाएगा 1000 केल्विन। ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे 1000 रख ले, चलो 1000 रख लिया। अब ये log k इक्वल टू, आपको पता है 100 की log 100 की वैल्यू 2 आती है, देखो इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो का 2, ठीक, माइनस 19 19147 अपॉन, याद है आपको अभी मैंने इसका मल्टीप्लाई करके बताया था आपको अभी जस्ट, ये यहाँ पे 19.147 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आता है 19.147 इंटू ये वाला 1000 ले लो। अब आप बात को समझो, पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 2 3, तो पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 3 जीरो आएगी, ऊपर की 3 जीरो से नीचे की 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 19147 से 19147 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा सोल्व करने पे 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो log k इक्वल टू 2 माइनस 1। कुछ आया समझ में क्या करा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो जाएगी 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और इससे ये कट जाएगा तो 1 आएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे log k की वैल्यू 1 आई है, लेकिन वो हमसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है और रेट कांस्टेंट k होता है। ठीक है, तो क्या करें, इस log को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो जैसे ही आप log को यहाँ से हटाओगे तो k आएगा, और ये जो इधर नंबर है ना ये 10 की पावर लग जाता है, याद रखना, जब भी आप इस तरफ से log हटाओगे तो इस तरफ का जो नंबर है वो 10 की पावर लग जाएगा, तो 10 की पावर 1 हो गया। अब 10 की पावर 1 मतलब क्या 10 ही होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आई 10। ठीक है बेटा, अर्हेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी लगभग हर एग्जाम में आता है ना, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझे और ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लें।
आपका बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा आरएनएस इक्वेशन। ठीक है ना, नोट करो। आगे बढ़ जाए। तो के की वैल्यू कितनी आई? 10। मतलब हमारा जो वेग स्थिरांक है वो 10 है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे नोट लिखा है। यहाँ पे नोट में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब EA इक्वल टू 0, जब EA इक्वल टू 0 होता है तो वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक के तापमान से स्वतंत्र हो जाता है। क्या लिखा? जब EA इक्वल टू 0, EA इक्वल टू क्या होता है? 0। जब EA इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? जब EA इक्वल टू 0 होता है, जब EA इक्वल टू 0 होता है, याद रखना, जब EA इक्वल टू 0 होता है तो जो वेग स्थिरांक है यानी कि K, ये तापमान से स्वतंत्र हो जाता है। तापमान से स्वतंत्र हो जाता है मतलब तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहो घटाते रहो, के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। के उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्लियर है? जैसे यदि मैं लिख दूं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि एक रिएक्शन के लिए के इक्वल टू 10 है। के कितना है? 10 है। एक रिएक्शन के लिए 300 केल्विन पर के 10 है। कितना है? 10 है। तो 320 केल्विन पर, तो 320 केल्विन पर के का मान होगा, और ब्रैकेट में लिख दिया जाए EA इक्वल टू 0 है। तो यदि EA इक्वल टू 0 लिख दिया जाए, EA इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? 0 लिख दिया जाए, तो समझ लेना कि जो साम्य स्थिरांक है वो तापमान से स्वतंत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आप तापमान को भले ही कितना ही बढ़ा लो, साम्य स्थिरांक उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्लियर? अब इसमें क्या करती है जनता? सॉल्व करने लगती है। बोले 300 केल्विन पे 10 है तो 320 पे कितना होगा? तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो साम्य स्थिरांक है वो डबल होता है, लेकिन वो डबल तब होता है जब EA की वैल्यू कुछ हो। जब EA 0 हो तो हमको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि जब EA 0 होगा तो जो साम्य स्थिरांक नहीं, वेग स्थिरांक, जब EA 0 होगा तो जो वेग स्थिरांक है, जो दर स्थिरांक है, वो तापमान से स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है? तो वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। जैसा कि यहाँ पे पहले 10 थी तो बाद में भी 10 ही रहेगी, आप भले टेम्परेचर बढ़ा लो चाहो घटा लो। ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़ जाएं। फिर एक सवाल आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया है log k बराबर 10 माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। तापमान बताएं यदि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 70 मिनट हो। वो आपसे ये टेम्परेचर पूछ रहा है इक्वेशन में जो दिया है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। देखो, log k इक्वल टू 10। अच्छा, पहले अपनी इक्वेशन याद है आपको? हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? हम इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये इक्वेशन लिखते हैं अपन।
ठीक है, और उसने हमको क्या दिया है, उसने हमको दिया है log के बराबर, इसकी जगह क्या दे रखा है 10, और इसकी जगह क्या दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। मतलब उसने हमको इसका वैल्यू दे रखा है, ये इसका वैल्यू दे रखा है, और ये टी इसका भी वैल्यू दे रखा है। log के नहीं दिया और वो टी पूछ रहा है। तो आप एक बात समझो, ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको तापमान बताना है। यदि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अर्धायुकाल कितना है 70 मिनट। आपको याद है अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुकाल निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुकाल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम टी हाफ ऐसे निकालते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। याद है ये फार्मूला। अब के इक्वल टू, याद देखो टी हाफ कितना दिया है 70 मिनट, तो ये 70 ले लो, ये 0.693 अपॉन के। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर कर दो और इसको नीचे कर दो, तो 0.693 अपॉन 70। सोल्व करो कितना आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 10 की पावर -2 आएगा। 70 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, लगभग 10 की पावर -2 आएगा। तो इस log k की जगह 10 की पावर -2 रख दूं। देखो log तो ऐसा का ऐसा ही, और k की जगह रख दिया 10 की पावर -2 रख दिया, इक्वल टू 10 और ये -1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। बोलो इतना समझ में आया, थोड़ा छोटा कर लूँ इसको, बस इतने में अपना काम हो जाएगा। देखो बात को समझना है, तुमको याद है अभी मैंने बताया था कि ये जो पावर होती है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, ठीक है ना। तो ये माइनस का 2 आगे आएगा, ये माइनस का 2, और यहाँ पे हो गया log 10 इक्वल टू, यहाँ पे 1 लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10t माइनस इस एक का इधर कर दो, 1.2 इंटू 10 की पावर 4 बाय टी। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का -2 में गुणा करोगे तो -2 ही आएगा, मतलब -2 इक्वल टू, ये हो गया 10t माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन, अरे अपॉन टी। ये समझ में आया ना। देखो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का -2 में गुणा करोगे तो -2 ही आएगा, और ये मैंने ऐसा का ऐसे लिख रखा है। अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -2t इक्वल टू 10t माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4। अब बात को समझो, ये 10t प्लस का है, ये -2t है, और ये -1.2 इंटू 10 की पावर 4 है। अच्छा, ये -1.2 इंटू 10 की पावर 4 बराबर के इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 2t बराबर के उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा 10t प्लस 2t इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है,
अब 10t और 2t कितना हो जाएगा, 12t इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁴। अब ऐसा करो, t को यहीं रहने दो और ये 12 को इधर ले आओ तो बटे में आ जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1.2, ये 12 इंटू 10⁴। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, तो 12 12 10⁴ और ये एक 10 आ गया। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना आएगा, 10⁻3, या आप इसको बोल सकते हैं 1000 केल्विन। बोलो कुछ समझ में आया क्या? ये हमारा आंसर है। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो पॉइंट हटाए तो नीचे एक जीरो आ गई, 12 से 12 कैंसिल हो गए, नीचे की एक जीरो से ऊपर की एक जीरो कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000, तो आंसर आया 1000 केल्विन। ठीक है, नोट करो। एक थोड़ा सा और बता दूं इसमें मैं, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये नोट कर लो, इसमें एक सवाल भी फिर करवाना था यार। चलो ठीक है, 10 मिनट का टाइम लगेगा है ना, अभी कर लेते हैं इसको। एक हेडिंग हो जाएगी हमारी वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक यानी कि के पर ताप का प्रभाव। वेग स्थिरांक के पर ताप का प्रभाव। देखो सुनो, वैसे तो वेग स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है वो हम आर्हेनियस इक्वेशन से निकालते हैं, जो कि हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं। लेकिन एक जनरल केस में क्या होता है, जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो वेग स्थिरांक है वो डबल हो जाता है। एक जनरल केस में क्या होता है कि जब भी आप 10 डिग्री तापमान बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक लगभग डबल हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, प्रत्येक 10 डिग्री, नॉर्मल लिख लो, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक, इसको के को वेग स्थिरांक बोलते हैं ना, यदि कहीं पे मैंने साम्य स्थिरांक बोल दिया हो तो सॉरी, ये वेग स्थिरांक है यहाँ पे है ना। प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान लगभग डबल हो जाता है, लगभग डबल हो जाता है। ठीक है ना बेटा, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वेग स्थिरांक का मान लगभग डबल हो जाएगा, मतलब पहले जितना था उसका डबल हो जाएगा, है ना। ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है, एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू के अपॉन के। ये होता है टी डिग्री सेल्सियस पर और ये होता है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू होता है के और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और ये के पेरोमेट टी डिग्री सेल्सियस। तो टी डिग्री सेल्सियस पर के होता है और जब आप 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू होता है के, पैर में क्या लगा है टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और बटे में के, ये टी डिग्री सेल्सियस है ना। अच्छा,
अब क्या होता है, लगभग डबल हो जाता है, लगभग कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ पे हो जाएगा के, और ये टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस बटा के टी डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका यदि मैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 इंटू के टी डिग्री सेल्सियस। मतलब ये है कि जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले से जो साम्य स्थिरांक है वो 2 गुना हो जाएगा। जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले से जो साम्य स्थिरांक है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? तो के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 2 इंटू के टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब भी आप 10 डिग्री बढ़ाओगे तो पहले से जो साम्य स्थिरांक है वो कितना हो जाएगा, सॉरी बार बार साम्य स्थिरांक आ रहा है क्योंकि हम वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वहां पे इस के को साम्य स्थिरांक बोलते हैं, है ना। ये साम्य स्थिरांक नहीं है, ये वेग स्थिरांक है, दर स्थिरांक है ना, रेट कांस्टेंट। तो जब भी आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक, ये 2 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 2 गुना। ठीक है। अच्छा, कुछ और चीजें यहीं पे बता दूं क्या? थोड़ा सा और छोटा कर ले। सुनो, जब हम वेग स्थिरांक के और टेम्परेचर टी, वेग स्थिरांक के और टेम्परेचर टी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, याद रखना, के और टी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो रेट होती है, रेट मतलब दर, वो के समानुपाती है। जो रेट होती है, जो दर होती है, वो के समानुपाती होती है। अब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो के है वो 2 गुना हो रहा है, तो रेट भी कितनी हो जाएगी, रेट भी 2 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रत्येक लिखूं क्या, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट भी डबल हो जाती है, रेट भी डबल हो जाती है। याद रहेगी बात, प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका दर स्थिरांक है वो डबल हो जाता है, तो रेट भी कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, इसको एक टेबल से बताऊं क्या आपको, अगले पेज में बनाए, यहाँ बनाते हैं। एक बढ़िया सी टेबल से आपको समझाता हूँ, देखो मैं।
ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझो, है ना। माना कि माना कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, माना कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक k है और दर x है। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं। माना कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक कितना है, वेग स्थिरांक k है और दर क्या है, x है। ठीक है, अब बात को समझना। जैसे यहां पे ले लो टेम्परेचर, यहां पे क्या ले लो, टेम्परेचर, यहां पे ले लो रेट कांस्टेंट और यहां पे ले लो रेट। क्लियर। अब आप देखो, ये बोल रहा है कि व्हाइट कलर ले, मतलब हमने खुद माना है, बोल नहीं रहा वो, हमने खुद माना है कि 10 डिग्री ताप पर वेग स्थिरांक क्या है, k है। तो मान लो कि 10 डिग्री पर जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था तब वेग स्थिरांक क्या था, k, और रेट क्या थी, x थी। ठीक है। अब इसमें जब भी आप 10 डिग्री बढ़ाओगे, जब भी आप इसमें 10 डिग्री बढ़ाओगे तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल होगा और उसके साथ जो रेट है वो भी डबल हो जाएगी। जैसे मान लो मैं 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दूं, कितना डिग्री कर दूं, 20 डिग्री कर दूं, 10 डिग्री से कितना कर दूं, 20 डिग्री, मतलब मैंने 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर, तो के कितना हो जाएगा, डबल, मतलब 2k, और x भी डबल हो जाएगा, मतलब 2x। अच्छा, मैं इसको 30 कर दूं, कितना कर दूं, 30, मतलब मैंने फिर 10 बढ़ा दिया, तो 2k का डबल हो जाएगा, मतलब 4k, और ये 2x का डबल हो जाएगा 4x। अच्छा, मैं और 10 डिग्री बढ़ा दूं, मतलब 40 डिग्री कर दिया, तो ये डबल हो जाएगा, तो अभी कितना है, 4k। 4k है तो 4k का हो जाएगा 8k, इसका डबल हो जाएगा, और ये 4x है तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है। अच्छा, मैं 50 डिग्री कर दूं, मतलब फिर मैंने 10 बढ़ा दिया, तो ये 8k का हो जाएगा 16k, और ये 8x है, 8x का हो जाएगा 16x। अच्छा, मैं और 10 डिग्री बढ़ा दूं, मतलब मैंने 60 डिग्री कर दिया, तो ये 16k से हो जाएगा 32k, और ये 16x से हो जाएगा 32x। फिर क्या लिख दिया, देखो फिर से समझो। मैंने ऐसा माना कि 10 डिग्री ताप पर वेग स्थिरांक k है, 10 डिग्री ताप पर वेग स्थिरांक क्या है, k है, और दर क्या है, x है। ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिग्री पर जो वेग स्थिरांक है वो k और जो रेट है वो x है। अब जब मैंने 10 डिग्री बढ़ाया, मतलब 10 से 20 कर दिया, तो k डबल हो गया, k का 2k और x का 2x। मैंने 30 करा टेम्परेचर, मतलब मैंने और 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो अब 2k का डबल हो जाएगा, मतलब 4k, और ये 2x का डबल हो जाएगा 4x। मैंने और 10 डिग्री बढ़ाया तो 40 हो गया, तो ये 4k का डबल हो जाएगा, मतलब 8k, और ये 4x से डबल हो जाएगा 8x। मैंने और 10 डिग्री बढ़ाया, मतलब 50 कर दिया, तो 8 का डबल हो जाएगा 16, और यहाँ पे 8 का डबल 16। मैंने और 10 डिग्री बढ़ा दिया, 60 कर दिया, तो ये 16 से 32 हो जाएगा, और ये भी 16 से 32 हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो रेट कांस्टेंट है वो तो डबल हो गई होगा, जो रेट है वो भी डबल हो जाएगी। ठीक है ना, याद रखना। इसका एक सवाल करवा दूं क्या, एक सवाल देख लो, एक सवाल है मेरे पास। दो सौ नब्बे केल्विन पर वेग स्थिरांक, 290 केल्विन पर वेग स्थिरांक,
3.2 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है, 290 केल्विन पर वेग स्थिरांक कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -2 है। (310 केल्विन पर यह होगा, 310 केल्विन पर यह होगा। ठीक है, अब आप बात को समझो। पहले टेम्परेचर कितना था? पहले टेम्परेचर कितना था? 290 केल्विन। बाद में कितना कर दिया? 310 केल्विन। ठीक है, तो डेल टी कितना आया? 310 माइनस 290। 310 में से 290 घटाओ, कितना आएगा? देखो 290 में 10 जोड़ेंगे तो 300 और ये 310, 20 केल्विन। 20 केल्विन। अच्छा, इसको आप डिग्री में करोगे तो 20 डिग्री ही आएगा। जो डिफरेंस होता है ना, जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो डिग्री में और केल्विन में सेम ही आता है। लिख दूं क्या? अंतर डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही आता है। सेम ही आता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो अंतर है वो 20 केल्विन का आ रहा है। मतलब आपने टेम्परेचर को 20 केल्विन बढ़ा दिया। तो डिग्री सेल्सियस में भी हम यही बोलेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। केल्विन में अंतर कितना आया? 20। मतलब आपने टेम्परेचर 20 बढ़ा दिया। अरे खुद ही समझो ना, पहले 290 था, बाद में कितना कर दिया? 310। मतलब आपने 20 केल्विन बढ़ा दिया। तो डिग्री सेल्सियस में भी वो 20 ही बढ़ा है, डिग्री में भी कितना बढ़ा है? 20 ही बढ़ा है। अंतर डिग्री में और सेल्सियस में सेम आता है। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 20। अब सुनो, चूंकि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर के डबल हो जाता है, के डबल हो जाता है, तो आपने कितना बढ़ाया? 20। इसलिए 20 डिग्री टेम्परेचर, इसलिए 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर के, बताओ कितना होगा? 10 बढ़ाने पे डबल हुआ तो 20 बढ़ाने पे 4 गुना हो जाएगा। तो 20 डिग्री बढ़ाने पर के 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा। कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। मतलब पहले से जो दिया है उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले कितना था? पहले था 3.2 इंटू 10 की घात -2। इसका कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 इंटू 10 की घात -2। ये आ गया के डैश। पहले के कितना था? ये था। बाद में जो आया उसको हमने के डैश नाम दे दिया, तो वो कितना आया? इतना आया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम इस प्रकार के सवाल सोल्व करेंगे। नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्हेनियस समीकरण और तापमान का दर स्थिरांक पर प्रभाव देखा। ठीक है, कल के लेक्चर में हम अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग दर स्थिरांक पर सक्रियण ऊर्जा कैसे देखते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।